हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम। मैं आपके लिए एक और सीरीज यहाँ पर लेके आया हूँ जिसका हमने एक वीडियो कल अपलोड किया था और आज ये उसी सीरीज का दूसरा वीडियो हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है आपके लिए। ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम जो है साइंस के 30 से 40 क्वेश्चन हम यहाँ पर डे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कॉमन क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप देखेंगे इनको ध्यान से और जितने क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन पढ़ने तक आप आंसर क्लिक कीजिए और देखिए कि आप कितने क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, कितने क्वेश्चन का आप सही जवाब दे पाए, क्योंकि बहुत कम स्तर के क्वेश्चन है ये जो है प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इन क्वेश्चंस में आपसे गलती कहीं पर नहीं होनी चाहिए। अब ये एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं आजकल, और बाकी आपका अगर कोई भी जैसे ग्रुप सी के एग्जाम होने वाले हैं, फॉर्म भरे गए हैं, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। विभिन्न प्रकार के जहाँ पर भी इस तरह के साइंस के क्वेश्चन आते हैं तो उस पर ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आज का सीरीज स्टार्ट आज का ये सेट स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो किसी भी चीज़ की, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जो है डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर से आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो को आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इसके बाद आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का वीडियो का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्सरे की खोज किसने की थी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो एक्सरे की खोज किसने की थी दोस्तों? देखिए, रॉबर्ट हुक ने की नहीं थी, ठीक है, आर्यभट्ट ने की नहीं थी, और यहाँ पर हरबिंद खुराना ने नहीं की थी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको के पास रह जाता है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पर डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन जो है, डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने किसकी खोज की थी? एक्सरे की खोज की थी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का बर्ड्समैन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? देखिए, यहाँ पर भारत का बर्ड्समैन है डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। तो डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। आपने मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की 2.0 ना, रोबोट 2.0 में अक्षय कुमार का ने जिसका रोल किया था, ठीक है, तो कौन थे? डॉक्टर सलीम अली। इनका पूरा नाम था डॉक्टर सलीम मुइजुद्दीन अब्दुल अली। ठीक है, तो इनका पूरा नाम क्या था? डॉक्टर सलीम मुइजुद्दीन अब्दुल अली। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है सिस्टमेटिक तरीके से बर्ड्स पर सर्वे किया था। ये जानने वाली बात है। इनका जन्म हुआ था 12 नवंबर 1896 में। ठीक है ना, 1896 में इनका जन्म हुआ था, मुंबई में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 20 जून 1987 को। ठीक है, तो 1987 को, यानी कि 1896 को इनका जन्म हुआ और 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना, तो ये थी सलीम अली के बारे में कुछ जानकारी। हाँ, एक चीज और, ये जो है ऑर्थोनोलॉजिस्ट और प्रकृतिवादी थे। ठीक है, तो ये एक भारतीय ऑर्थोनोलॉजिस्ट और एक प्रकृतिवादी थे, और इन्होंने जो दूसरा इनके बारे में जो याद रखने वाला पॉइंट है वो है कि ये प्रथम व्यक्ति थे जिसने सिस्टमैटिक तरीके से जो है बर्ड्स पर सर्वे किया। दोस्तों, इनको पुरस्कृत भी किया गया है, कई पुरस्कार इनको मिले हैं, जिसमें से इनको पद्म भूषण मिला था 1958 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। दूसरा, इनको पद्म विभूषण भी दिया गया। तो पद्म विभूषण इनको कब दिया गया? 1976 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया। तो पद्म विभूषण के बाद इनको जे पॉल जेटी अवार्ड फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप के लिए भी इनको अवार्ड दिया गया। तो ये दिया गया था 1975 में। ठीक है ना, तो ये कुछ चीजें थी इनके बारे में जानने की। तो ये भारत के बर्ड्समैन के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा दोस्तों, इसका अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? तो आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने आनुवांशिकी कोड की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप का निर्माण किया था, जिसको हम दूरबीन कहते हैं। ठीक है, दूरबीन की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक एंटी बायोटिक है। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन जो है प्रथम प्रतिजैविक है। ठीक है ना, प्रथम फर्स्ट प्रतिजैविक है, यानी कि फर्स्ट एंटीबायोटिक है, जिसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सेल का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम वो क्या था? रॉबर्ट
हुक ने किया था, ठीक है ना, रॉबर्ट हुक ने किया था। तो कोशिका की खोज। अगला है गामा किरण की खोज किसने की थी? तो गामा किरण की खोज किसने की थी दोस्तों? गामा किरण की खोज की थी हेनरी बैकरल ने, ठीक है ना, हेनरी बैकरल ने जो है गामा किरणों की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? अब यहाँ पर है रेबीज के टीका दिया है, तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने, ठीक है ना। तो रेबीज रोग जो है कुत्ता बिल्ली बंदर के काटने से होता है, तो ये आपको जानना, आपको पता होगा, तो इसकी खोज की थी लुई पाश्चर ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी दोस्तों सीले और प्रिस्टेले ने, ठीक है, तो सीले और प्रिस्टेले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। तो ऑक्सीजन का रासायनिक जो सिंबल होता है ओ होता है, इसको हम O2 लिखते हैं। और दूसरा इस पर जो है प्रकृति में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है इसकी खोज की थी सीले और प्रिस्टले ने। अगला है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? न्यूटन है। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार जो है न्यूटन ने किया था। तो गुरुत्वाकर्षण में इन्होंने कहा था कि पृथ्वी क्या करती है, अपने केंद्र की तरफ को प्रत्येक वस्तु पर, ठीक है ना, बल लगाती है। जैसे हम कोई सामान, कोई चीज अगर आसमान को उछालते हैं, ऊपर को उछालते हैं, तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद वो जमीन पर ही आ गिरती है। तो ये किसके कारण से? ये गुरुत्वाकर्षण के वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि जो मैंने कल का वीडियो अपलोड किया था उसमें ये क्वेश्चन भी था। तो आप बताएंगे इस पर, कमेंट करके आप हमें बताइए कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है टीविया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पर पाई जाती है? तो दोस्तों टीविया नामक जो बोन होती है, तो ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर पाई जाती है? तो टीबिया नामक जो बोन होती है वो हमारी लेग्स में पाई जाती है, टांग में, ठीक है ना। घुटने से नीचे जो बोन होती है वहाँ पर दो बोन होती है ना, एक इस तरह से दो बोन होती है, एक मोटी बोन होती है और एक पतली बोन होती है, ठीक है ना। तो एक मोटी बोन होती है, दूसरी पतली बोन होती है। तो दोस्तों जो मोटी वाली बोन होती है, ठीक है ना, जो मोटी वाली बोन होती है उसको टीबिया कहते हैं, और जो पतली वाली बोन होती है इसको कहते हैं फिबुला, ठीक है ना। जो पतली बोन होती है इसको क्या कहते हैं? फिबुला कहते हैं, और जो मोटी बोन होती है उसको टीबिया कहते हैं। तो टीबिया जो बोन होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? ये टांग में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है? तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो मस्तिष्क में स्थित होती है। दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसको मास्टर ग्लैंड कहते भी कहा जाता है। ये बहुत छोटी सी ग्रंथि होती है जो बाकी ग्रंथियों को निर्देशित करती है, निर्देश देती है या फिर हैंडल करती है। अगला क्वेश्चन है अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो अफीम जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? अफीम होती है फूल से प्राप्त, ठीक है ना, अफीम फूल से प्राप्त होती है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? चीड़ से प्राप्त होता है तारपीन का तेल। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो प्रोटीन के लिए रिच जो सोर्स होता है वो सोयाबीन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वो है सिकोया, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? तो दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की होती है 0.03% मात्रा जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, जैसा कि हमने अभी बात की थी। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप, अगर हम यहाँ पर फैरेड में दिया गया है, अगर हम सेंटीग्रेड में इसको कहें तो हम सीधे बोल देते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमको सेंटीग्रेड में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कपास प्राप्त होता है? तो कपास किससे प्राप्त होता है? कपास होता है बीज से प्राप्त, ठीक है ना।
तो कपास किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? ठीक है, तो ये होती है कोशिका। शरीर की जो है कोशिका क्या होती है? शरीर की सूक्ष्मतम इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है सबसे छोटी, ठीक है ना, तो ये कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो दोस्तों अंडे के दो भाग होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे कि उसमें एक ये अंडा है, उसमें एक छोटा सा इसमें यहाँ पर पीला पीला एक पार्ट आपको अंडे में देखने को मिलेगा, और बाकी जो उसमें होता है वो तरल पदार्थ वाइट कलर का, वो अलग है। तो यहाँ पर जो ये पीले कलर का होता है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है योक, ठीक है ना। तो अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये होती है योक में। तो दोस्तों योक जो होता है ये काफ़ी अच्छा मतलब होता है अपने स्वास्थ्य के लिए। इसका प्रयोग जो है मसल्स और एब्स बनाने में किया जाता है, योग का प्रयोग, ठीक है ना। मसल्स और एब्स बनाने में इसका प्रयोग होता है, और इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है। ये भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जिसमें जो है इसमें एक ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो क्या करता है? स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। मसल्स बनाने में भी और एब्स बनाने में भी ये काम आता है। और इसमें विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है, ठीक है ना, विटामिन ई की प्रचुर मात्रा होती है, और इसमें इससे जो है मेमोरी तेज होती है। ये काफ़ी कुछ इसके फायदे हैं, ठीक है ना। तो ये योग इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? 4 ऑप्शन है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा फैट से होती है। अगर किसी व्यक्ति में जब हम 2-3 दिन भूखे रहते हैं तो उसके बाद जो है शरीर क्या करता है? इस फैट का जो संचित ऊर्जा होती है बॉडी में, इसका प्रयोग करने लगता है और इससे काम चलाता है। आगे है पारा जमता है। देखिए दोस्तों, पारा तरल धातु होती है। पारा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है? तो पारा जमता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है ना। -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा क्या हो जाता है? पारा जम जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार रहेगा। तो दोस्तों एक लिफ्ट है, कोई एक समान वेग से ऊपर को जा रही है, तो उसमें जो व्यक्ति है उसका भार अपरिवर्तित होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशा किसे कहते हैं? ठीक है ना। तो सिंथेटिक फाइबर जो है क्या होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंथेसिस मतलब सिंथेटिक का मतलब होता है जिसे बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, रेशम, सेलुलोज और ऊन ये सारे जो है नेचुरल हैं, और यहाँ पर सिंथेटिक रेशा कौन सा है? रेयन जो है सिंथेटिक रेशा, ठीक है, रेयन। उसके बाद अगला है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए दोस्तों हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो होता है ये पानी में हाइड्रोजन फ्लोराइड का सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन फ्लोराइड को पानी में मिला देने से जो सोल्यूशन बनता है उसको हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहते हैं। तो इसका कार्य क्या है? कांच पर लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये कलरलेस होता है, एसिडिक होता है और हाईली कोरोसिव होता है, ठीक है ना। तो ये इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे। अगला है, समुद्री जल से नमक किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है? तो समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण की विधि से तैयार किया जाता है, ठीक है ना, वाष्पीकरण की विधि से तैयार किया जाता है। अगला है, एंजाइम सहायक होते हैं। तो एंजाइम किस चीज़ में सहायक होते हैं दोस्तों? एंजाइम होते हैं भोजन के पाचन में सहायक, ठीक है ना, भोजन के पाचन में एंजाइम सहायक होते हैं। बांस किस कुल का पौधा है? दोस्तों बांस, यहाँ पर देखिए बांस वृक्ष भी है, बांस घास भी है, तो ये उपयुक्त दोनों इसमें से सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो यहाँ पर तने से जो है जूट की प्राप्ति होती है पौधे के, ठीक है ना। लौंग प्राप्त होती है। तो लौंग कहाँ से प्राप्त होती है? पुष्प कलिका से प्राप्त होती है, ठीक है ना। लौंग का जो होता है वो फूल होता है, ठीक है ना। तो इस फूल से जो है लौंग प्राप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पर 34 क्वेश्चन थे आज की वीडियो के, इस पर हमने डिस्कस करे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसके क्वेश्चन अच्छे लगे, आपको पसंद आया, आपके लिए थोड़ा भी अगर ये फ़ायदेमंद हुआ, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बाकी लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग का आपको एक बटन दिखाई देगा जिस पर सब्सक्राइब लिखा है। तो आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को इसको आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लेना। अगर हमारे
टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कीजिए किसी भी वीडियो का, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आगे इसी तरह की सीरीज आने वाली है, तो आप अपने सजेशन हमें हमेशा की तरह देते रहिए। तो दोस्तों धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।